चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हमने अभी तक जो है फैराडे लॉ और सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन और मोशनल ईएमएफ, ये 4-5 टॉपिक जो हमने चैप्टर में कवर किए हैं और यही है टॉपिक चैप्टर के अंदर। एक टॉपिक एसी जनरेटर है, वो अलग से है टॉपिक, वो हम एक अलग से लेक्चर आएगा उसका आधे पौने घंटे का मैक्सिमम, उसमें सब कवर हो जाएगा वो। तो आज की क्लास में क्या है, छुटमुट क्वेश्चंस जो पीछे कुछ रह गए थे हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पेपर के अंदर बन जाते हैं सारे 1-1 मार्क्स के अंदर। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? ओके वेट करो, वो आज ना ऊपर से कुछ स्लाइड हट गई। एनीवे ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है बेसिक जो लेंज लो है या जो फराडे लो है उसी का ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं। ये क्वेश्चन वाइवा के अंदर भी आता है। ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत पूछते हैं कि बैक ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो दोनों सेम क्यों है या कैसे बोल सकते हैं कि दोनों सेम होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर है, हमें पता है इसका आंसर, बस एक दो लाइन लिखनी है। हमें ये पता है कोई भी एक सर्किट बनाओ, मान लो मैं इंडक्टर का यूज करता हूं और इस इंडक्टर के अंदर करंट जो आई है वो इंक्रीज कर रही है इधर की तरफ। करंट आई जो है वो इंक्रीज कर रही है। करंट आई अगर इंक्रीज करेगी तो ईएमएफ जो है वो क्या करता है, इस मोशन को अपोज करता है, चेंज इन फ्लक्स को, और वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है। तो अगर अप्लाइड ईएमएफ इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ कहां पे होगा, इंड्यूस ईएमएफ इस अप्लाइड ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या आता है, बैक ईएमएफ आता है। बैक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लगेगा तो यहां अप्लाई करोगे, इसी डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये भी क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आंसर में क्या कि एज इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं, इसमें लॉजिक वही आएगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। तो जो क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर कर लोगे वो मैंने नहीं करे, जो आप नहीं कर पाओगे वो मैंने यहाँ पे सारे ऐड कर दिए हैं। शायद 10-12 क्वेश्चन है टोटल, उतना हमें डिस्कस करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था कि इंड्यूस ईएमएफ को और बैक ईएमएफ को दोनों को सेम क्यों बोलते हैं। जिस भी डायरेक्शन में अप्लाइड ईएमएफ होगा, इंड्यूस क्या करेगा, उसको अपोज करता है, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, बैक ईएमएफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कॉइल है, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अर्थ की फील्ड के अंदर, बोला विल एन ईएमएफ बी इंड्यूस इन इट। ठीक है, वो है कड़ा, कड़ा है, कड़ा, कड़ा बैग में रहता है, स्कूल में मना है। हाँ, अच्छा, कि कोई मार वार ना दे। ओके, जय महाकाल। ठीक है, अब क्या है, इस कड़े का मतलब क्या है, बोला एक कॉइल है, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। कैसे रखा है ये नहीं बोला, वर्टिकल रखा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल रखा है, एक एंगल पे रखा है, ये बोला नहीं है, रख दिया बस ऐसे। बोला क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, मतलब जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, हमें ये पता है बाय डेफिनेशन इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस का डी फाइव बाई डी टी। ये तब आता है जब फ्लक्स चेंज होता है। इस रूम पे इस टाइम पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चाहे वो इस डायरेक्शन में है, इधर है, कहीं भी है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, किसी एंगल पे है। तो अगर वो फील्ड किसी एंगल पे है और इसकी जो ओरिएंटेशन है, चाहे वर्टिकल मानो, हॉरिजॉन्टल मानो, इंक्लाइन मानो, कैसे भी मान लो, इसके हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के जो अंदर से पा रही है उसकी डायरेक्शन फिक्स है। तो मान लो ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, इधर पास हो रही है, इधर पास हो रही है, जो भी है फिक्स है। अब अगर ये लूप यहीं पे स्टिल है तो क्या इसका फ्लक्स बदल रहा है, सेम है, उसमें उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है क्या हो रही है, पास हो रही हैं। अगर सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो क्या इसका फ्लक्स बदलेगा, नहीं बदलेगा।
जब फ्लक्स नहीं बदलेगा तो क्या ईएमएफ आएगा? नहीं आएगा। ईएमएफ कब आता है? जब फ्लक्स बदल रहा है, ठीक है। तो व्हेन कोयल इज स्टिल, ठीक है, इंप्लाइज जो फ्लक्स आएगा वो उसका क्या हो गया? कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो कांस्टेंट है उस पॉइंट पे। अब अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी कितना आएगा? चेंज इन फ्लक्स, जीरो। और जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, वो भी कितना आएगा? जीरो आएगा। क्योंकि जब तक उसको स्टिल रखा हुआ है तब तक वो कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा उस लूप का, और फ्लक्स नहीं बदलेगा तो क्या होगा? ईएमएफ कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल दे कि इस लूप को मैंने छोड़ दिया, ऐसे नीचे छोड़ दिया, ठीक है। जब इसको नीचे छोड़ दोगे तो क्या होगा? जब ये नीचे क्रॉस करेगी तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को काटेगी। अर्थ की फील्ड ऐसे होती है, ये ऐसे जा रही है, क्या कर रही है? अर्थ की फील्ड को काट रही है। तो उसको ड्रॉप कर दोगे तो ड्रॉप करते हुए तो होगा, क्योंकि तब वो क्या आ गई? मोशन में आ गई, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टिल है, वहीं रखा हुआ है इसको, तो कुछ नहीं होगा। तो आंसर इस बात पर डिपेंड करता है हर बार क्या फ्लक्स बदल रहा है। अगर फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा। फ्लक्स नहीं बदल रहा है तो फिर क्या आएगा? चेंज इन फ्लक्स, जीरो। और जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। इतना ओके। एक क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन, एक बार मैग्नेट है, ठीक है। इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच थ्रू अ मेटल रिंग, ठीक है। मतलब फिर से इसका यूज कर सकते हैं। बोला एक मेटल रिंग है और ऊपर से एक बार मैग्नेट जो है, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, वो नीचे गिर रही है विद सम वेलोसिटी। बार मैग्नेट जो है वो नीचे गिर रही है थ्रू दिस रिंग, और आपको बोल रहा है कि बताओ आपका आंसर, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा किसका? बार मैग्नेट का। वो गेट बंद करना। इसका जो एक्सेलरेशन आएगा क्या होगा? वो इक्वल टू जी आएगा, लेस देन जी, या मोर देन जी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, दिस इज द बैक साइड एंड दिस इज फ्रंट साइड। मैग्नेट नीचे गिर रही है, ठीक है। तो मैग्नेट अगर नीचे गिरेगी तो इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी आएगी। क्यों? एक तो क्लोज लूप है, जब ये नीचे गिरेगी तो इसका फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये नीचे गिर रही है तो लूप जो है इंड्यूस करंट वो क्या करेगी? इसको नीचे आने से रोकेगी। तो मतलब कहाँ फोर्स लगाएगी? कहाँ फोर्स लगाएगी? जो यहाँ पे इंड्यूस करंट है, पहली बात उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नॉर्थ पास आ रहा है, नॉर्थ पास आ रहा है। तो नॉर्थ पास आ रहा है तो सही बोल लो, क्या आएगा? उसको रिपेल करेगा वो। तो रिपेल करेगा तो यहाँ पे पोलैरिटी कौन सी आएगी? रिपेल। नॉर्थ तो कौन रिपेल कर सकता है? नॉर्थ। तो टॉप से देखने पे जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। वो बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, तो डायरेक्शन क्या आएगी? इधर, ऐसे, ये ना ऐसे। ऊपर से देखने पे ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और ये क्या आएगा? मैं ऊपर देख रहा हूँ ऐसे, तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है। इस नॉर्थ पोलैरिटी की वजह से जो फील्ड निकलेंगी, जो इंड्यूस फील्ड निकलेंगी, वो ऐसे निकलेंगी। ये इसको अपोज कर रही है, ठीक है। कोई चीज जब सीधी नीचे गिरेगी तो कितने से गिरती है? फ्री फॉल, मतलब जी से गिरती है। तब तक कोई वो मतलब कुछ वो नहीं है। अब ये नीचे गिर रही है और ये उसको ऊपर पुश कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी सेम रहेगी एक्सेलरेशन की या कम हो जाएगी? ये एक तरीके से काम कर रहा है किस चीज का? रेजिस्टिव फोर्स का काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का काम कर रहा है, जो उसको नीचे गिरने से रोक रहा है। तो अगर ये सिर्फ फ्री फॉल होता, सिर्फ फ्री फॉल होता, तो यहाँ पे ए कितना आता? जी आता। तो जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? ए डैश। क्योंकि ये जो ऊपर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है? इसके मोशन को धीरे धीरे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या एक्सेलरेशन सेम आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा सेम? क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, पुश कर रहा है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो जी से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो ए डैश है, ये ए डैश क्या आएगा? लेस देन जी, ठीक है। देखो इस केस में करंट है, इस करंट की वजह से फील्ड आ रही है। अब मान लो बोलते ओपन लूप है, तो ओपन लूप में तो करंट आएगी नहीं। करंट के लिए क्या चाहिए आपको? क्लोज सर्किट चाहिए। तो यहां पे कुछ होगा क्या? यहाँ पे जब ये इसके पास आ रहा है, क्या यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो जी होगा, जी से ज्यादा होगा?
यहाँ तो चेंज आएगा, यहाँ तो करंट इंड्यूस हो रही है, करंट जो इंड्यूस होगी वो मोशन को अपोज करेगी, जिससे एक्सीलरेशन जो है वो क्या होगा, जी से कम हो जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब आपके कंपटीशन के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, और ये पहले सीबीएसई में सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब ये सब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एमसीक्यू के अंदर। ये पहले सारे 1 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब 1 मार्क्स में सब्जेक्टिव आते ही नहीं है, तो ये बन सकते हैं क्वेश्चन, बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनेंगे। आसान आसान है, उतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, जो कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं बस वही कंसेप्ट यूज करने, कोई नया कंसेप्ट है ही नहीं हमारे पास, उन्हीं का ही हमें यूज करना है। ठीक है, आगे कर दें, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अ मेटालिक रोड हेल्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी, विल देयर बी एन ईएमएफ इंड्यूस एट इट एंड्स, और जस्टिफाई योर आंसर। कहां पे रखा हुआ उसको, उसको हमने रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। देखो, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ साउथ में होती है। ठीक है, एक पेन दो। अर्थ की फील्ड क्या होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अर्थ की फील्ड सब ब्लैक ब्लैक सा हो गया। मान लो अर्थ की फील्ड ऐसे है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ऐसे है फील्ड। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है, मेटालिक रोड है, वो कैसे रखी है, वो रखी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वो ऐसे है। तो दोनों जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर है, तो सब ब्लैक ब्लैक है। लाइट कलर दो कोई दिखे तो सही, पेन फेंकना। सब इतना ब्लैक हो गया, दिख ही नहीं रहा कुछ। हाँ ये दे, एकदम वाइट। तो हाँ अब दिख रहा है ना, ठीक है, कैमरे में तो दिखना चाहिए। हाँ, तो ये ऐसे है, ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर फील्ड जा रही है, और जो वो रखी है रोड, वो क्या रखी है, वो रखी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। ठीक है, रखी नहीं है, क्या कर रहा है, गिर रही है। क्या कर रही है, गिर रही है। गिरेगी तो क्या करेगी, ऐसे जाएगी नीचे। तो क्या ये इस फील्ड को काट रही है, अरे ये फील्ड ऐसे है, ये ऐसे आई, इसको क्या करेगी, काटेगी। कौन सी फील्ड कटेगी, हॉरिजॉन्टल फील्ड। क्या वर्टिकल कट रही है, नहीं, कौन सी कट रही है, हॉरिजॉन्टल फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड अगर क्रॉस होगी, तो इस हॉरिजॉन्टल फील्ड के बदलने की वजह से इसमें क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन होता है कि नॉर्थ साउथ में, और जो हमारे पास मेटालिक रोड है वो भी नॉर्थ साउथ में, वो इसमें गिर रही है, तो क्या फ्लक्स बदलेगा, नहीं, इससे तो नहीं बदलेगा। ठीक है, जब ये ऐसे जा रही है तो क्या कर रही है, इसको क्रॉस करते चीरते हुए जा रही है, तो इसमें क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो बस पूछा हुआ होगा या नहीं होगा, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप, होगा। तो इस केस के अंदर अगर हम डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा डायग्राम, मान लो ये फील्ड है। ठीक है, तो जो मेटालिक रोड है वो ऐसे गिर रही है, इस पे परपेंडिकुलर। कैसे गिर रही है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एज एक तो वाइट यूज कर सकते हैं, एज रोड इज फॉलिंग, तो इट इज क्रॉसिंग दी, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, that is flux will change, flux will change, and an EMF will be induced कहाँ पे, across the ends of road। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि किसी भी तरीके से अगर फ्लक्स बदलेगा तो उसमें ईएमएफ, और क्लोज लूप होगी, क्लोज सर्किट होगा तो साथ में करंट भी आएगी। ठीक है, इतना सा आंसर है, हर क्वेश्चन में हमें सेम अप्रोच यूज करनी है। ये सब कुछ हम पहले जो थ्योरी है सब पढ़ चुके हैं, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे थे वो मुझे डिस्कस करने हैं सारे के सारे। समझ में आए यहाँ तक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, why is spark produced in the switch of a fan when it is switched off। तो आपने देखा भी होगा, देखा कभी, तो कभी झटके से ऐसे बटन बंद करते हैं तो स्पार्क सा निकलता है। ठीक है, तो बोला वो स्पार्क क्यों निकलता है, एकदम अगर आप एकदम से बंद कर दोगे स्विच को तो क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर वही आंसर है सेम। ठीक है, सेम आंसर कैसे है कि जब स्विच ऑन है, ठीक है,
ये दो मेटालिक कॉन्टेक्ट हैं, ठीक है। जब स्विच ऑन होता है तो दोनों के साथ कॉन्टेक्ट होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो तो ये जो कॉन्टेक्ट था, ये जो आपका यहाँ जो स्विच था ये, ठीक है, वो स्विच क्या हो गया, ये स्विच ऐसे हो गया, कॉन्टेक्ट हट गया, कॉन्टेक्ट क्या आ गया, हट गया। कितनी वोल्टेज आती है अप्रोक्सीमेट, 220 वोल्ट, ठीक है। और जैसे ही आपने ऑफ किया, एकदम से ऑफ करते ही क्या हुआ, 220 वोल्ट एकदम से जीरो हो गया, ठीक है। कितने टाइम के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर जो चेंज इन वोल्टेज थी वो 220 से कितनी हो गई, एकदम से जीरो हो गई। जब चेंज इन वोल्टेज जीरो हो गई एकदम से, ठीक है, तो सर्किट का जो फ्लक्स होता है, ठीक है, जो वोल्टेज है वो 220 से कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो इतनी ज्यादा वोल्टेज एकदम से चेंज होती है, जिसकी वजह से ये जो बीच का जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ठीक है, वैसे पता है बीच में क्या एयर है, ठीक है। एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में एयर क्या होता है, बैड या गुड, इसी बात है, बैड होता है, ठीक है। तो अगर बैड नहीं होता तो करंट लगती है नॉर्मली भी। तो एयर जनरली तो क्या है, बैड कंडक्टर है। लेकिन इतनी ज्यादा वोल्टेज का चेंज आता है, उस वोल्टेज चेंज की वजह से क्या होता है, बीच की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाती है। क्या होती है, आयोनाइज, जिसकी वजह से चार्ज को मौका मिल जाता है फ्लो करने का, और वो दिखता है हमें स्पार्क की तरह, ठीक है भाई, इतना सा आंसर है। और यहाँ जो रीजन है वो क्या है हमारे पास, कि जैसे ही वोल्टेज स्विच ऑन था और स्विच ऑफ हुआ, तो स्विच ऑफ होते ही क्या हुआ, एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वोल्टेज चेंज हुई, ठीक है, जिससे एयर क्या हुई, आयोनाइज हुई, और चार्ज को मौका मिल गया फ्लो करने का, जिससे स्पार्क प्रोड्यूस हो, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे अब आएगा नहीं, पर दे दिया मैंने इसी के अंदर। इसको मैं ऐसे ही बोलते हैं, फ्लक्स चेंज भी बोल देते हैं इसको, कि पहले सर्किट क्लोज था, ठीक है, एकदम से आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो सर्किट का जो फ्लक्स है वो एकदम से चेंज हुआ, ठीक है। जब वो एकदम से चेंज हुआ तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। पर जो स्टैंडर्ड आंसर उसमें हम क्या करते हैं, एयर आयोनाइज वाला आंसर देते हैं हम, ठीक है, कि व्हेन स्विच इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है, वोल्टेज सडनली goes from maximum to zero in fraction of a second, which ionizes the air between switch and source, and charge flows through it and spark is produced। मैं तुम्हें एक आध क्लास में दिखाऊंगा करके, ठीक है, ये तुम देख सकते हैं करके। बट आज सेटअप था नहीं मेरे पास, तो मैं रह गया आज, पर कर लेंगे हम ये, ठीक है, बढ़िया दिखता है एकदम। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। तो मोस्टली क्वेश्चन में क्या चल रहा है, सिर्फ फ्लक्स चेंज की बात होती है, और उसके बेस पे हम कोई जो एप्लीकेशन है उसको आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल, एक कॉइल है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ टुवर्ड्स अ कॉइल, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंड्यूस्ड इन इट। इसमें चार्ज इंड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर, चार्ज इंड्यूस हो रहा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज्ड, हाउ विल द इंड्यूस चार्ज चेंज, ठीक है। अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, जो इंड्यूस चार्ज है उस पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मेन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं। क्या होगा, देखते हैं, देखो, एक लूप में वैसे जो भी ईएमएफ हो, मुझे पता है करंट का फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर। तो अगर आर इंक्रीज करता है तो करंट तो क्या करती है, डिक्रीज करती है,
आर अगर इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये तो डायरेक्ट फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन जो इंड्यूस चार्ज होता है, इंड्यूस चार्ज ना टाइम पे डिपेंड करता है ना ही रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, मतलब ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन टाइप। इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है किसके ऊपर, इस लूप में आएगा जो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, डिपेंड ही नहीं करता उसके ऊपर। इसका रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो कुछ भी करो, जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स चेंज पे, कितना फ्लक्स वेरी करता है। जो फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करना इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया चेंज करोगे, फील्ड चेंज करोगे, उस पर डिपेंड करेगा। तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, करंट डिपेंड करती है क्योंकि करंट के फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन जो चार्ज है इंड्यूस चार्ज, दैट इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन के अंदर काउंट होता है, जिसमें आप गलती करोगे हमेशा अगर पहले ध्यान नहीं है या कंसेप्ट पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक तो खैर सारी है क्वेश्चन। करें, अगला करें, ठीक है। फटाफट खत्म करने हैं हमें ये। कितने हो गए, 8 पे आ गए। अगला क्वेश्चन, a wire in the form of a tightly wound solenoid is connected to a DC source। मतलब एक सोलनॉइड है और बहुत टाइटली वुंडेड है, इसको कनेक्ट कर दिया और कैरीज अ करंट, ठीक है। डीसी सोर्स है, पहले ऐसा है, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द कॉइल इज स्ट्रेच्ड सो दैट देयर आर गैप्स बिटवीन द सक्सेसिव एलिमेंट। मतलब देखो, अभी जो कॉइल्स हैं बहुत पास पास हैं, ठीक है। उसने इसको खींच दिया ऐसे, तो जो कॉइल है वो ऐसे हो गई, कॉइल को ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। मतलब सच दैट इफ कॉइल इज स्ट्रेच सो दैट देयर आर गैप्स बिटवीन द सक्सेसिव एलिमेंट, मतलब हर टर्न के बीच में कुछ गैप आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला है, विल द करंट इंक्रीज और डिक्रीज एक्सप्लेन। बोला ऐसा करने से उस मोमेंट पे ड्यूरिंग द प्रोसेस करंट इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं, होता क्या है देखो। जब ये ऐसे होता है, बहुत पास पास है, तो फील्ड को स्पेस नहीं मिल रहा बीच में से निकलने का, तो फील्ड हमेशा क्लोज लूप ऐसे बनाती है। फील्ड को दूर खींच दोगे तो फ्लक्स क्या होगा, जो यहां से निकल रहा है वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, वो पहले ही लीक हो सकता है। जो फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे वो क्या होंगी, इस वाले स्पेस से, इस स्पेस से, इस स्पेस से क्या होंगी, लीक हो जाएंगी। तो अगर फील्ड लाइन लीक होंगी तो फ्लक्स क्या होगा, अगर फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर यहां से फील्ड लाइन से बाहर निकल जाएंगी तो फ्लक्स इस पूरे से क्या करेगा, अगर कंबाइन फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं कि इफ कॉइल इज स्ट्रेच्ड, इफ कॉइल इज स्ट्रेच्ड क्या होगा, फ्लक्स विल लीक। कहां से, ठीक है, फ्लक्स विल लीक बिटवीन दी टर्न्स, बिटवीन दी स्पेस। लैंग्वेज कुछ अच्छी नहीं लग रही, लीक फ्रॉम दी स्पेस बिटवीन टर्न्स, ठीक है। दैट इज, फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करेगा। देखो फ्लक्स इंक्रीज करता है तो ईएमएफ क्या करता है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है। यहाँ फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और अगर फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इंड्यूस में क्या आता है, सेम डायरेक्शन में आता है। तो ही कंसेप्ट चलते हैं, हमने पहले भी देखा था। देखो अगर मान लो एक सोलेनॉइड था और इसमें करंट जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो इंड्यूस ईएमएफ कहाँ होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है।
मान लो करंट ऑलरेडी डिक्रीज कर रही है, करंट डिक्रीज कर रही है, तो अगर ये अपोजिट में आएगा तो ये और डिक्रीज करेगा, लेकिन इंड्यूस पार्ट हमेशा क्या करता है, कॉज को अपोज करता है। तो ये इंक्रीज कर रही थी तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये डिक्रीज कर रही है तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां फ्लक्स था पहले कुछ, आपने स्ट्रेच कर दिया, फ्लक्स लीक होना शुरू हुआ और फ्लक्स कम हो गया। फ्लक्स कम होगा तो वैसे करंट क्या होगी, कम होगी, पर इंड्यूस में क्या करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा इंप्लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, क्या करेगा इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ विल टेंड टू इंक्रीज दी करंट। ठीक है, मतलब इंड्यूस पार्ट हमेशा कोज को क्या करता है, अपोज करता है। इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर देगा, वो ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करने की कोशिश, हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से भी इस पॉइंट पे बेस्ड है कि टू स्ट्रेच करने से जो फील्ड लाइंस हैं वो लीक होंगी, फ्लक्स लीक होगा, फ्लक्स लीक होगा तो करंट वैसे डिक्रीज होने की कोशिश करेगी, बट इंड्यूस पार्ट क्या करेगा, उसको वापस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है कि ऐसे स्ट्रेच करने से जो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, कम होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, फोर्थ में आप कुछ भी पुट कर लो। ठीक है क्वेश्चन ये, ठीक है, ओके। अगला, glass rod of length L moves with a velocity v in uniform magnetic field B, uniform perpendicular magnetic field B. What is the EMF induced in the rod? बोला है ऐसे क्रॉस फील्ड है और क्रॉस फील्ड है, तो बोल रहा है एक ग्लास रोड है और ग्लास रोड इसमें क्या कर रही है, ग्लास रोड से परपेंडिकुलर मूव कर रही है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब कोई चीज लीनियरली मूव करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जो आता है वो आता है बीएलवी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आता है, बीएलवी आता है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो तो कंडक्टर के लिए है ना, मेटालिक कंडक्टर वर्ड यूज किया गया था। पर ग्लास रोड क्या है, ग्लास रोड क्या है, इंसुलेटर। ग्लास रोड क्या है, इंसुलेटर। इसमें चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, तो जब चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो नो चार्ज फ्लो, नो चार्ज फ्लो, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, कितना आएगा, जीरो। ये जो फॉर्मूला है बीएलवी कब आएगा, जब वो कंडक्टर होगा। जब वो कंडक्टर ही नहीं है तो फिर वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। अब इसी ग्लास रोड की जगह वो मेटालिक रोड लिखता तो आंसर कितना आता, बीएलवी। ठीक है, ग्लास रख दिया, प्लास्टिक रोड बोल दिया, कुछ भी बोलेगा इंसुलेटर, तो वहां पे आंसर कितना आएगा, जीरो। जब ईएमएफ ही नहीं है तो करंट भी कितनी आएगी, अगर चाहे ग्लास रोड के साथ एक क्लोज सर्किट भी बना दोगे तो भी कितनी करंट आएगी, जीरो करंट आएगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है, सिर्फ में एक आध क्वेश्चन गया होगा 2 मार्क्स का, सारे 1 मार्क से क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन वाले। अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है, 2-3 बार आया हुआ है पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में आया हुआ है, आता रहता है क्वेश्चन ये। ठीक है, इस चैप्टर से सबसे मतलब प्रेडिक्टेबल जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की कौन सा आ सकता है ऐसा, तो ये दे देते हैं आगे। आसान से भी 1 मार्क का क्वेश्चन है कि एक नॉर्थ यहां से पास आ रहा है, साउथ यहां से पास आ रहा है, बोला है इन कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या होगी, मतलब किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा। हमेशा इस पे कंफ्यूजन ये होता है कि जो कॉइल है वो ऐसे है। ठीक है, तो ये जो कॉइल ऐसे है इसमें आगे कौन सा है, जैसे एक कॉइल है ना ये, तो इस कॉइल में अगर हम इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये फ्रंट पे आ रहा है और जो ये हिस्सा है वो कहां पे चला गया, वो बैक पे है। तो कौन सा फ्रंट पे है कौन सा बैक पे है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है। ये बहुत सारी बुक्स में इतना गंदा डायग्राम बना रखा है, देख के पता ही नहीं लग रहा कि वो फ्रंट में है या बैक में। जैसे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें देखो लाइन यहाँ खींच रखी है, तो दिख रहा है कि ये जो फेस है वो पीछे की तरफ है और ये कहां पे है, आगे है।
जनरली जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं हमने सब में यही लॉजिक यूज किया है कि ये साइड बैक साइड होती है, ये क्या होती है, फ्रंट होती है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे बना दिया उन्होंने, बहुत सारी बुक्स में जो है वो सिर्फ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा फ्रंट मानोगे और कौन सा बैक मानोगे। अब कोई मुझे डायग्राम दे बना के, बोले बताओ कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है, भाई मैं तो दोनों सोच सकता हूँ ये। तुम जैसे बोलो मैं तो सोच लूंगा, मैं इसको फ्रंट मान सकता हूँ ये बैक हो जाएगा, या ये फ्रंट मानूंगा तो बैक हो जाएगा। ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा कौन फ्रंट पे है कौन बैक पे है? तो ये हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, ठीक है, कि फ्रंट कौन सा है और बैक। जैसे यहाँ पे लिख रहा है डॉटेड लाइन है ये, तो मतलब ये लाइन पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है, ठीक। इसमें तो क्लियर है, पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है बुक्स में उनमें क्लियर नहीं है, डायग्राम गंदा बना हुआ उनके अंदर, ये तो ठीक है, ठीक है। तो इस डायग्राम के हिसाब से हमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन आगे है, कौन आगे है। आ, ये फ्रंट है और ये साइड क्या है, ये बैक साइड है। और ये हमारी फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है, ये हमारी फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है। आज 7th क्लास है, पहली क्लास के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, बस वहां कैपेसिटर नहीं था, बाकी सेम क्वेश्चन था। देखो साउथ पास आ रहा है, साउथ पास आ रहा तो करंट ऐसे आएगी तो साउथ को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो साउथ को कौन ब्लॉक करेगा, साउथ को ब्लॉक करेगा साउथ। तो यहाँ पे क्या पोलैरिटी आएगी, कलर तो अलग चूज करना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ पे क्या पोलैरिटी आएगी, यहाँ पे साउथ पोलैरिटी आएगी। ये नॉर्थ पास आ रहा है तो लेफ्ट साइड से कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ। राइट से कौन सी आएगी, ये ऐसे है कोयल। मैं अगर नॉर्थ से देख रहा हूँ, इधर इधर से नॉर्थ जा रहा है, तो यहां से देखते हुए यहाँ पे क्या आएगी, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ, अगर नॉर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नॉर्थ करता है किसको, एंटी क्लॉकवाइज को, साउथ इसको करता है क्लॉकवाइज को। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना। ये कहाँ पे है, फ्रंट पे है। तो फ्रंट से करंट कहाँ जा रही है, ऊपर। ये फ्रंट है ना, इस फ्रंट से करंट कहाँ जा रही है, ऊपर। और बैक साइड पर करंट कहाँ जा रही है, नीचे। उल्टा सोच लो, ये ऐसे है, अब ये फ्रंट पे है, यहां से करंट क्या है, क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज है तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो फ्रंट से करंट कहाँ जा रही है, ऊपर। और बैक से कहाँ जा रही है, नीचे। फ्रंट से करंट कहाँ है, ऊपर। फ्रंट से जो करंट है वो ऊपर है, और बैक साइड से कहाँ पे है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। यहां से, इधर से कैसे है, राइट साइड से कोई भी क्वेश्चन आता है इंड्यूस करंट का, तो आपको एक ही लिखना आंसर, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, फ्रॉम राइट साइड, मतलब राइट साइड से डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज होगी, साउथ को साउथ रिपेल करेगा। और फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या आएगी, लेफ्ट साइड क्या आएगी, फ्रॉम लेफ्ट साइड इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ये बैटरी है और ये कैपेसिटर है, और यहां से करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। वैसे वेरिएबल पार्ट होगा, अगर ये स्टेडी स्टेट में होगा तो कभी भी करंट तो फ्लो नहीं करेगी ना, करंट तभी फ्लो करती है जब वो वेरिएबल पार्ट होता है, ठीक है। कांस्टेंट या स्टेडी स्टेट के अंदर जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो करंट फ्लो नहीं करती, सिर्फ चार्ज होता है। मान लो भी करंट फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है, अभी फुली चार्ज नहीं हुआ है, तो जिस प्लेट पे करंट आती है उस पे देखो करंट कब आएगी, जब ये प्लस होगा, बैटरी प्लस से निकली ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो बताओ क्या होगा, ए पे क्या आएगा चार्ज, ए पे क्या आएगा चार्ज, ए प्लस आएगी नेगेटिव आएगी। इसके इस लॉजिक के हिसाब से करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो जहां पे करंट पहुंचेगी वो क्या आएगा, प्लस। जहां से निकल रही है वो क्या आएगा, तो ए पे क्या आएगा, पोलैरिटी ऑफ ए कितनी आएगी, पॉजिटिव। और पोलैरिटी ऑफ बी कितनी आएगी, नेगेटिव।
ए की पोलैरिटी पॉजिटिव और बी की पोलैरिटी क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये अभी तो शायद 2-3 बार आया है बोर्ड में, और स्कूल वूल जो है प्री बोर्ड वगैरह में बहुत जगह देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? ओके। तो हमने बस यहाँ क्या लॉजिक यूज किया है कि साउथ पास आ रहा है, तो साउथ को कौन रिपेल करेगा, साउथ रिपेल करेगा। तो राइट साइड से साउथ, ये नॉर्थ पास जा रहा है तो कौन रिपेल करेगा, नॉर्थ, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और हमें डायग्राम पता है, ये चीज हमें पता है कि अगर ये डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या होता है, साउथ। क्योंकि करंट को ऐसे करोगे तो फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। अंदर किस में जाती है, साउथ में। और डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में फील्ड कहाँ निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, तो पोलैरिटी क्या आएगी, नॉर्थ। तो नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्टर एल एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी थ्रो स्विच के, थ्रो स्विच के। एक आर एक एल दोनों पैरेलल में है, एक बैटरी है, एक स्विच क्या है, के है। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ आर इज सेम एज दैट ऑफ कॉइल, मतलब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। और दो आइडेंटिकल बल्ब, मतलब उनके रेजिस्टेंस बराबर होंगे। कौन कौन से, B1 और B2 आर पुट इन ईच आर्म ऑफ सर्किट एज शोन। एक यहां रख दिया इसके साथ, एक इसके साथ रख दिया। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द टू बल्ब विल लाइट अप अर्लियर। जैसी की क्लोज करोगे कौन सा बल्ब इन दोनों में पहले जलेगा, कौन सा बल्ब इन दोनों में पहले जलेगा। और विल द बल्ब बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम, गिव जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसमें ही पूछ सकते हैं कि अगर की को वापस ओपन कर दिया तो कौन सा बल्ब पहले बुझ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा बोल देते हैं कि कौन पहले जलेगा और कौन देर तक जलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए, एल वाले की बात करते हैं। मतलब जो ये आर्म है हमारे पास, इस आर्म की बात करते हैं। देखो, व्हेन की इज क्लोज्ड, करंट इज इंक्रीजिंग। व्हेन की इज क्लोज्ड करंट इज इंक्रीजिंग। कहां से कहां पर, 0 टू मैक्सिमम। जैसे ही आपने की क्लोज की, करंट इंक्रीज कर रही है 0 से मैक्सिमम तक। बैटरी कितनी करंट प्रोड्यूस कर लेगी, मान लो 5 एम्पियर प्रोड्यूस कर रही है। ये बैटरी कितनी करंट प्रोड्यूस कर रही है, 5 एम्पियर। जैसे मैंने की क्लोज की, इस बैटरी में 5 एम्पियर करंट आ गई। लेकिन 5 एम्पियर करंट आने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड। करंट तो इंस्टेंट आती है। ठीक है, मान लो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लगा, आधा सेकेंड लगा करंट को 0 से मैक्सिमम आने में, उससे भी कम लगता है। ठीक है, पर अभी आधा मान लेते हैं। 0 से 5 एम्पियर आने में आधा सेकेंड लगा, तो उस आधे सेकेंड के अंदर करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, करंट इंक्रीज कर रही है। तो जब करंट इंक्रीज कर रही है, जब करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो करंट इज इंक्रीजिंग। सोचो इसके लूप पे सोचो, करंट इंक्रीज कर रही है, करंट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। अब सोचो अगर आई इंक्रीज कर रहा है, आई कौन सा है, ये जो सर्किट का आई है वो है, करंट इंक्रीज कर रही है, तो इसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस होगी बी, वो इंक्रीज करेगी। जिसके अंदर फ्लक्स आएगा वो इंक्रीज करेगा। और क्या होगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड विच अपोजेस द इंक्रीज इन करंट। जो करंट बढ़ रही है उसको बढ़ने से रोक रहा है। मान लो करंट आई पॉइंट, मतलब 5 आनी थी, बढ़ रही है करंट, और ईएमएफ क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। क्या यहां अपोज करेगा, नहीं, तो यहां तो इंस्टेंटली बल्ब ग्लो करेगा।
लेकिन क्या यहाँ पे इंस्टेंटली बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया जो क्या कर रहा है, इस करंट को आने से रोक रहा है। ठीक है, तो कौन पहले जलेगा, कौन पहले जलेगा, B1 या B2? B2 में कुछ है ही नहीं ऐसा, B2 डायरेक्ट जा रही है करंट यहां से, बट इसमें करंट जा रही थी, ईएमएफ इंड्यूस हुआ जो अपोज कर रहा है इसको, तो पहले कौन चलेगा, B2। B2 जो क्या करेगा, पहले चलेगा। ठीक है, तो अपोजिज द करंट, और इसका मतलब क्या होगा, दैट इज B2 विल ग्लो फर्स्ट एज देयर इज नो सच फेनोमेना किसके अंदर, इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में ऐसा कोई फेनोमेना नहीं होता जिससे ये जो है वो पहले जलेगा और ये बाद में जलेगा। कितना क्लियर है? फिर मान लो अब करंट मैक्सिमम हो गई 5 एम्पियर। करंट क्या हो गई, मैक्सिमम कितनी, 5 एम्पियर करंट हो गई। अब सोचो, अब 5 एम्पियर करंट ही पास हो रही है, करंट कांस्टेंट है। जब करंट कांस्टेंट होगी तो बी क्या हो गया, कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, 0। जब ईएमएफ 0 हो गया, इंड्यूस ईएमएफ, तो अब कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, तो ये भी काम कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह, ये भी रेजिस्टेंस की तरह। क्वेश्चन में गिवन है दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। जब रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी क्या आएगी, सेम आएगी। जब करंट सेम आएगी तो दोनों की ब्राइटनेस क्या होगी, सेम होगी। ठीक है या नहीं? ये कब है, ये पूरा पार्ट कब है, व्हेन करंट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो इसको ग्लो करने में इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो लिख लेते हैं अगला पार्ट एक बार, कि व्हेन करंट इज कांस्टेंट, मैक्सिमम हो गई। अगर आई कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब जो बी आएगा वो कांस्टेंट, और जो फ्लक्स आएगा वो कांस्टेंट, और इंड्यूस ईएमएफ 0। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम, बोथ bulb will glow with equal brightness. Both bulb will glow with equal brightness. ठीक है, एक ये पार्ट आ गया। ओके, अब इसके बाद व्हेन, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर दे दिया ने भी, कि व्हेन की इज ओपन, की को वापस ओपन कर दिया तो क्या होगा, सोचो। अब अगर की को ओपन कर दिया तो अब क्या हो रहा है, की ओपन करने से करंट मैक्सिमम से 0 डिक्रीज कर रही है। ठीक है, करंट डिक्रीज कर रही है तो इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, उसको कम होने से रोकेगा। तो मतलब कहां लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा। बट यहां पे जैसे ही स्विच करंट हटी, ये तो करंट फ्लो करना बंद हो गई, तो ये एकदम से बुझ गया। लेकिन यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है जो उसको वापस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें अभी भी थोड़ी सी करंट फ्लो कर रही है जिसकी वजह से ये ग्लो करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये देर से जलेगा और देर तक जलेगा। कह सकते हैं ऐसा। देर से क्यों जल रहा है, क्योंकि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज कर रहा है। जब आपने की को ओपन कर दिया तो इसमें फिर से ईएमएफ इंड्यूस हुआ जो क्या कर रहा है, उसको कम होने से रोक रहा है। तो मतलब कहां होगा, वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से बल्ब ग्लो करता रहेगा। तो ये पहले जलेगा और पहले बुझ जाएगा, ये देर से जलेगा और देर तक जलेगा अगर हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट दोनों पूछ सकते हैं आपसे, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकते हैं। तो व्हेन की इज ओपन, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ will tend to increase the current through
क्या था वो? इंडक्टर। हेंस बल्ब, ओहो, बल्ब विल ग्लो, ठीक है, फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम एज कंपेयर्ड टू बल्ब कनेक्टेड विद रजिस्टर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये क्वेश्चन का पार्ट है। समझ में आ गया? ओके, तो आई थिंक हमारा एक क्वेश्चन बचा है या दो, ये बचा है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब न्यूमेरिकल था, लास्ट टाइम हमारा टाइम नहीं था करने का इसको, तो ये हमें सॉल्व करना है, बाकी सारा हमने कर लिया है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, पहला ही पार्ट करेंगे, मेन तो पहला पार्ट ही है। पहला पार्ट है ऑब्टेन an expression for mutual inductance between the long straight wire and square। एक स्क्वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या था, को एक्सियल सोलेनोइड था, सर्कल था, ठीक है, तो वहां उसकी फील्ड लगी थी। यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक हमारे पास स्क्वायर है, और इनका हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये देखो, लॉजिक लगाओ कि इसका म्यूचुअल निकालना है तो इसका फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब अगर इसका फ्लक्स निकालना है तो फील्ड किसकी लोगे? लास्ट क्लास के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, मुझे इसका फ्लक्स निकालना है। म्यूचुअल क्या होता है? जिसका फ्लक्स निकालोगे तो दूसरे की फील्ड यूज करनी है। अगर इसका फ्लक्स निकालना है तो किसकी फील्ड यूज करोगे? कंडक्टर की। कौन सा कंडक्टर है? स्ट्रेट। और लॉन्ग कंडक्टर माना हुआ, मतलब इनफाइनाइट मान सकते हैं उसको। एक लॉन्ग कंडक्टर के लिए जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वैसे, वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I/A, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए किसी डिस्टेंस पे जो फील्ड होती है उतनी आती है। मुझे स्क्वायर लूप के लिए निकालनी है। प्रॉब्लम ये है, आ, ये ए तो क्या था, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए एक पॉइंट पे फील्ड थी, बट ये जो लूप है स्क्वायर लूप, इसके हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो यहां से वेरी कर रही है। तो जो फील्ड की वैल्यू यहां पे होगी, क्या फील्ड की वैल्यू यहां होगी? नहीं, फील्ड चेंज हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फील्ड काउंट होगी। क्यों? जितना मैं दूर जाऊंगा उतनी फील्ड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। भाई डिस्टेंस बढ़ेगी तो फील्ड क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अब दूर जाने पे फील्ड अगर डिक्रीज कर रही है तो मैं डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फील्ड कांस्टेंट नहीं है, फील्ड वेरिएबल है। तो वेरिएबल फील्ड है तो क्या करोगे, हमें कोई भी चीज जब वेरिएबल होती है और टोटल कुछ फाइंड करना होता है तो हमारे पास एक ही तरीका है करने का, क्या? इंटीग्रेशन। तो मुझे इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? यहां से लेके यहां तक का फील्ड निकालने के लिए। और फॉर्मूला ये है मेरे पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ फील्ड का। तो देखो क्या करोगे अब इसके अंदर, मैंने यहां पे एक पतली सी स्ट्रिप मान ली, मतलब बहुत पतली स्ट्रिप माने इसका, जिसका हम बोल सकते हैं कि फील्ड ऑलमोस्ट यहाँ पे यूनिफॉर्म है। बहुत पतली सी स्ट्रिप, जिसकी जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, वो हमने मान ली आर डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है? आर। और जो स्ट्रिप है ये, इसकी जो थिकनेस है वो है डी आर। तो बताओ इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? ये स्ट्रिप की शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है? क्वेश्चन में दे रखी है क्या? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल बिटवीन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स एंड अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए। तो साइड जो है वो कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? कि साइड ए गिवन है, ये या ये कुछ भी है। तो ये लेंथ ए है और ये लेंथ कितनी है? डी आर। तो क्या आएगा एरिया?
एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से लेंथ इंटू ब्रेथ, ए डी आर, मेरे पास एरिया आ गया। ठीक है, यहां से किसी रैंडम पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, आर। तो इस आर का यूज किया, इसका यूज किया, और हमने लिखा पहले। ठीक है, अगर मैं लिखूं डायरेक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट, कहां पे, ऑन स्क्वायर, क्या आएगा, डी फाई की वैल्यू। फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये होता है। यहां से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 आई बाई डिस्टेंस। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर। ठीक है, और एरिया चाहिए, इस स्ट्रिप का एरिया। मैं सिर्फ इतने वाले का फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं। हमने क्या किया, पहले माना कि एक स्ट्रिप मानी, इस स्ट्रिप पे फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, तो फील्ड अगर सेम है तो फील्ड यूज की बी, और इसका एरिया निकाला, वो हमने यहां पुट कर दिया। क्या आएगा एरिया, लेंथ इनटू, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो स्ट्रिप को अगर मैं चेंज करूंगा, पहले स्ट्रिप यहां थी, यहां थी, यहां थी, यहां से लेके यहां तक स्ट्रिप वेरी करेंगी। हर स्ट्रिप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करेगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आज चेंज होगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है, कुछ कट सकता है, बस एक टू कट सकता है। तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, क्या आएगा बताओ, क्या क्या बाहर आ सकता है, म्यू नॉट बाहर, 2 पाई बाहर, और ऊपर से आई बाहर, ए बाहर, क्या बचा सिर्फ, डी आर बाय आर। आर इस लूप के लिए कहां से कहां तक वेरी करेगा, इस आर की इस लूप के हिसाब से मिनिमम कितनी वैल्यू है, यहां से स्टार्ट करोगे, अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो वैल्यू कितनी है, एक्स, कितनी वैल्यू है, एक्स। यहां से स्टार्ट करना है और कहां तक आना है, यहां तक, ये भी ए है, स्क्वायर है ना, ये भी ए है। तो यहां से यहां तक आओगे, डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले एक्स था और यहां तक आना है, तो कितना हो गया, एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स। तो लिमिट कहां से कहां तक आ रही है, एक्स से स्टार्ट करके एक्स प्लस ए तक। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो ना यहां तक पहले एक स्टेप का फ्लक्स निकाला, टोटल क्या क्या कर दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। बहुत पास पास सा हो गया ना, भूल जाओगे, थोड़ा सा वो लिख देते हैं। तो डी फाई जो आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी, म्यू नॉट बाई 2 पाई बाहर और आई बाहर, ए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर एंड एक्स से एक्स प्लस ए तक। तो छोड़ तो नहीं बचा ना, यही है। ठीक है, ये फ्लक्स की वैल्यू है। तो अब अगर ये फ्लक्स की वैल्यू है तो बताओ यहां से नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो फाई है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मी नॉट बाई 2 पाई बाहर, आई बाहर, ए बाहर, और डी आर बाई आर, लिमिट है एक्स से एक्स प्लस ए, यही है ना, एक्स से एक्स प्लस ए। हमने ये पढ़ा हुआ है मैथ्स में एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और ln x, दोनों सिंबल यूज, log x और ln x, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बताओ 1/r का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अगर 1/x का इंटीग्रेशन log x है तो 1/r का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log r। कहां से कहां तक, x से x प्लस ए तक। तो इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, आई ए, पहले वैल्यू पुट की, कितना आएगा, log अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, और ये क्या चल रहा है, फाई चल रहा है। ठीक है, तो फाई कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई ए और log
ए माइनस log बी क्या होता है? log तो x प्लस ए डिवाइड बाय एक्स ए माइनस बी, मतलब फॉर्मूला ये होता है कि log अगर a है माइनस log b कितना होता है ये? log a बाई बी। ठीक है, तो ये फाई आ गया। इस फाई को रीअरेंज किया कैसे? फाई होगा हमारे पास म्यू नॉट बाई 2 पाई और a, ठीक है, इंटू log a प्लस एक्स बाई एक्स और इंटू आई, यही होगा। तो फाई इज इक्वल टू होता है एम आई, तो m क्या आएगा? फाई बाय आई, मतलब कॉफिशेंट ऑफ आई m होगा। तो म्यू नॉट बाय 2 पाई a log a प्लस एक्स बाई एक्स, ये निकल गया m। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये ऐसा देखो, सीबीएसई अब अवॉइड करती है बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देना। ठीक है, दे रखा है इसलिए लास्ट में कराया है, लेकिन जो मोस्ट कम देखें 10 साल में क्या आया है तो उनके हिसाब से ये ला टफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इतना इंडिकेशन अब होता नहीं बच्चों से जो तैयारी नहीं करते हैं कंपटीशन की। जो तैयारी करते हैं उनके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है सब। ठीक है, यही सभी करना होता है। जो तैयारी नहीं करते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके लिए फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है इतना सारा मैथमेटिक्स। तो समझ में आया क्वेश्चन ये? तो हमने m निकाल लिया। अगला पार्ट क्या है इसके अंदर? इसमें एक पार्ट और है कि क्या निकालना है हमें? फाइव, अच्छा पहला निकालना था म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगला बोला नाउ एज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, लूप इज मूव टू राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v दे दिया हमें, और कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अगर इस लूप को इधर मूव कर देंगे और जिस मोमेंट पे x की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर है, उस मोमेंट पे बोल रहा है बताओ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या वैल्यू आएगी। उस मोमेंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या वैल्यू आएगी। तो वहां पे आपको बीएलवी वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंडिकेशन करना पड़ेगा, वो आप ट्राई कर सकते हो। मेन पार्ट ये था, ये डिफिकल्ट पार्ट था। क्या निकालना? एम निकालना। एम निकाल लोगे तो वो हो सकता है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हमने चैप्टर वाइंड अप कर लिया है। सिर्फ एक टॉपिक बचा है एसी जनरेटर, वो हम मैं एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा आधे घंटे का। ठीक है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं नेक्स्ट क्लास से वैसे स्टार्ट करूंगा एसी करंट। ठीक है, तो हम अगले एसी चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं। ओके।